चौसिंघिया खाडू जो बेसिकली है, खाडू बोलते हैं भेड़ को, तो उसके 4 सिंग होते हैं। तो नंदा देवी राज यात्रा में जो लीड करता है वो चौसिंघिया खाडू ही करता है। गोलजू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है और गोलजू देवता बेसिकली कुमाऊँ के देवता हैं, पर अब तो खैर पूरा उत्तराखंड पूरा मानता है। उत्तराखंड। और मैं ये बात बता रहा हूँ मेरी बुआ की बेटी की, तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी और अचानक से उसके शरीर में वो मूवमेंट हुई, जैसे होता है मूवमेंट एकदम से, और फिर वो नाचने लगी। दूसरी, जब वो गा रही है तो जो जागरी गा रहा है हमारी लैंग्वेज में, गढ़वाली लैंग्वेज में, जो उस बच्ची को नहीं आती है, क्योंकि हमको भी नहीं पता वो गा क्या रही जागरी, हमें तो समझ भी नहीं आती कई चीज़ें, वो सेम एज इट इज़ नाचते नाचते गा रही है। को पूरा मतलब कष्ट दिया अपने शरीर को, यहाँ पे हाथ में उसके पूरे वो निशान उसने लगाए, और जो नाखून होते हैं नाखून से पूरा स्क्रैच कर दिया था हाथ, और हम सब शॉक्ड है। एक जो ओजी है जो ढोल दमो बजाते हैं, वो देवता को बुला सकते हैं, देवता उनके कहने पे आ रहे हैं, लेकिन जब पूजा हो रही है तो उनको खाना अलग दिया जा रहा है, सब कुछ अलग दिया जा रहा है। जो इंसान देवता को बुला सकता है वो तो अपने आप में फिर बहुत मतलब पूजनीय हुआ ना। सबसे पहले हमें उस इंसान को पूजना चाहिए, उसकी कला को पूजना चाहिए जो देवता को बुला रहा है। लेकिन जब खाना देना होता है या कुछ भी होता है तब हम छुआछूत में बिलीव करते हैं। तो ब्राह्मण कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं राजपूत के हाथ का भात नहीं खाऊंगा। उत्तराखंड में लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, गांव के गांव खाली हो चुके हैं। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से 1792 करीब विलेजेस हैं, हाँ जी, वो गांव भूतिया हो चुके हैं। खुली हवा, वो खुले मैदान, हाँ जी, वो खेत, वो खलियान, हाँ वो जी। हरे भरे जंगल, शाम चूल्हे की को, रोटी, हाँ जी, हाँ जी, वो शाम ठंडा को पानी जड़ों का है। एज अ उत्तराखंडी, एज अ ह्यूमन हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम एक जो हमारी प्रेग्नेंट महिला है पहाड़ की, उसको वो उपचार, वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे जो वो एक नया जीवन देने वाली है, लेकिन वही उसकी मौत का कारण बन रहा है। मेरा डांडी काठियों का मुलुक जलू, बसंत ऋतु माई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप मिश्रा और मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं साहिल राजपूत जी, तो मैं स्वागत करता हूं साहिल जी आपका। सबसे पहले धन्यवाद संदीप भाई। हाँ जी। उत्तराखंड के कल्चर के बारे में बात करेंगे, उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे, साथ के साथ देवी देवताओं के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा होने वाली है, ठीक है। और आपका बैकग्राउंड जो है वो फिल्म लाइन वाला है ना? हाँ जी, हाँ जी। आप एक एक्टर भी हैं, हाँ जी। थोड़ा सा बताइए अपने बारे में हमारी ऑडियंस को। मैंने उत्तराखंड के 2 गाने किए हैं, जिसमें एक हमारा जेब हो गई ढिल्ली जो कि अमित कोहली जी का है। तो उनका आपने डीजे वाले भैजी गाना सुना होगा, बहुत ही वायरल हुआ था, तो उन्हीं का सॉन्ग किया। और अभी रिसेंटली जो मैंने फ़िल्म करी है मिशन देवभूमि, वो उत्तराखंड की जो आज एक ज़रूरत भी बोल सकते हैं, और आप उसको एक परेशानी भी बोल सकते हैं उसको बेसिकली, क्योंकि जो लव जिहाद हमारे यहाँ पे चल रहा है, तो उसी के ऊपर वो फ़िल्म बनी थी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ऑडियंस से। उत्तराखंड की हिस्ट्री से शुरू करते हैं ना, क्या हाँ जी, कहते हाँ हैं? जी, बिल्कुल, पहले हम हिस्ट्री से ही शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड तो था नहीं है ना? हाँ क्या जी, कैसे बना उत्तराखंड? उत्तराखंड पहले तो उत्तर प्रदेश के अंडर आता था। तो ये जो उत्तराखंड मूवमेंट की हम इसमें अगर बात करें, तो उत्तराखंड जो अलग राज्य बना वो बना 9 नवंबर 2000 को। तो अब रिसेंटली 9 नवंबर आ रहा है 2025, तो 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो सभी उत्तराखंडियों को बधाई 25 साल पूरे होने के पूर्ण राज्य के। और ये बेसिकली 1938 से इसकी शुरुआत हो गई थी, उत्तराखंड अलग राज्य की। तो उस समय तो जो हमारा शासन था वो अंग्रेजी शासन चलता था, लेकिन फिर उसके बाद जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, तो फिर उसके बाद 1955 से ये मांग चलती रही, और ये मांग तेज़ हुई थी हमारी 1994 में। तो 1994 में अगर आपको शायद पता होगा कि एक खटीमा कांड हुआ था, खटीमा गोलीकांड, जिसे ब्लैक डे भी कहा जाता है, और ये 1 सितंबर 1994 को हुआ था। तो जी। वहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो पुलिस थी, उन्होंने जो वहाँ पे रैली में लोग गए थे उत्तराखंडी लोग, उनके ऊपर उन्होंने फायर कर दिया था बिना बताए, और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी। आई थिंक 7 पीपल के करीब वहाँ पे डेथ हुई थी। और उसके बाद ही फिर हमारा 2 सितंबर को मसूरी कांड हुआ था। तो मसूरी में भी सेम ऐसे ही हुआ था, वहाँ पे भी जो पुलिस थी उन्होंने बिना बताए गोलियां चला दी थी, वहाँ पे भी आई थिंक 25 कैजुअल्टी हुई थी। और उसके बाद फिर हमारा रामपुर तिराहा कांड हुआ था। तो बहुत ऐसी लंबी स्टोरी है जो उत्तराखंडियों ने स्ट्रगल किया है एक अलग स्टेट के लिए। बस लोग सिर्फ उत्तराखंड घूमने के लिए जाते हैं, लोगों को शायद उत्तराखंड के बारे में बात की जाए तो ऋषिकेश के बारे में पता है, लोगों को हरिद्वार के बारे में पता हाँ है, जी, 4 धाम की यात्रा पता हाँ है, जी, बट इसके पीछे कहानी कितनी बड़ी है, दर्द कितना छुपा है उत्तराखंड के इन चीज़ों के पीछे, वो काफ़ी बड़ा है उत्तराखंड में, है ना?
वो एक्चुअली क्या है कि जितने भी बाहर का जो हमारे ऑडियंस है या बाहर के जो लोग हैं जो अभी देख रहे हैं, तो वो बेसिकली उत्तराखंड को जानते हैं योग नगरी, ऋषिकेश ऋषिकेश। और हरिद्वार एक हमारा स्पिरिचुअल है क्योंकि वहाँ पे गंगा जी है। उसके साथ ही हमारे पास चार धाम है, हम्म। तो उससे रिलेटेड जानते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो दर्द है वो सिर्फ उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि उसके हम्म। पीछे कितना दर्द है, चाहे वो पलायन से लेके हो, चाहे वहाँ पर जो ये डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है। आपदा आ रही है, आपने देखा था जब 2014 में त्रासदी हुई थी, हम्म। तो कितना बड़ी कैजुअलिटी हुई थी उत्तराखंड में। तो वो लोगों को नहीं पता उस बारे में, वो सिर्फ बाहर की जो पिक्चर है वो देख रहे हैं, अंदर का दर्द किसी को नहीं पता है। एक कहावत है, कहते हैं बीरू भड़ू को देश बावन गढ़ू को देश, हाँ जी, उत्तराखंड जी। को बोलते हैं। पर हाँ, अब ये तो बात में दम ही नहीं है कोई भी। अब इस बात में दम कहाँ रह गया? इस बात में यही दम नहीं है ना, क्योंकि अब हम बेसिकली हम उत्तराखंडी सिर्फ नाम के रह गए हैं। हम्म। अगर हमें उत्तराखंड के लिए आज कुछ भी करना है तो हम सिर्फ अपना निजी फ़ायदा देख रहे हैं। बातें हमसे जितनी मर्जी करवा लो, लेकिन ग्राउंड में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ तो भी नहीं वही कर रहा है। है ना। और ये जो आपने अभी गाना बोला है, तो ये तो बहुत नेगी जी का बहुत फेमस गाना है। हम्म। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे 52 गढ़ बोलते हैं, रियासतें होती थी। तो वहाँ पे हमारे जो भड़ होते हैं, भड़ बेसिकली बोला जाता है जो एक सेना में सेनापति होता है, हम्म। तो वो उनको भड़ कहा जाता है। उनकी भी बहुत सी स्टोरीज़ हैं जो आई एम श्योर कि काफ़ी उत्तराखंडी लोगों को नहीं पता नहीं पता होगी। होगा। तो वो जब स्टोरीज़ पता लगेगी लोगों को, या कभी जो हमारी ऑडियंस है, मैं एक बार उनसे आग्रह करूंगा कि आप एक बार यूट्यूब में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, तो आप एक बार जाके देखें और जितने भी हमारे जो भड़ हैं उनकी स्टोरीज़ देखें, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में उत्तराखंड क्या है। हम्म। अच्छा, उत्तराखंड में लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उत्तराखंड के गांव गांव के गांव खाली हो चुके हैं हाँ उत्तराखंड जी। में। और मेन कारण क्या है, मतलब लोगों का छोड़ के जाने का? मेन कारण जो उत्तराखंड का छोड़ने का है वो पलायन इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे जो मूलभूत सुविधा है वो सुविधा अभी तक नहीं मिल पा रही है। आज हम 2025 में हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं, एक तरफ, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में आज भी अगर कोई महिला है, अगर वो प्रेग्नेंट है, तो आपने आई एम श्योर काफ़ी बार आपने रील्स में देखा होगा कि एक प्रेग्नेंट महिला ऋषिकेश अस्पताल जाते जाते एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया और साथ हम्म। में बच्चा भी एक्सपायर हो गया। तो ये मतलब बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। एज अ उत्तराखंडी, एज अ ह्यूमन, हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि हम एक जो हमारी प्रेग्नेंट महिला है पहाड़ की, उसको वो उपचार, वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे जो वो एक नया जीवन देने वाली है, लेकिन वही उसकी मौत का कारण बन रहा है। हम्म। तो इसके बारे जो सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, ये तो फिर बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। हम बात करते हैं स्कूल की, बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं उत्तराखंड के स्कूलों का क्या हाल है, जो उत्तरा सरकारी स्कूल है उत्तराखंड के? उत्तराखंड के स्कूलों का तो बहुत ही बुरा हाल है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ पे मात्र 10-5 बच्चे हैं, हम्म। और स्टडी के मामले में भी अब उतना कुछ है नहीं है वहाँ पे, क्योंकि जो टीचर भी है, एक्चुअली क्या है ना, टीचर भी तभी पढ़ा पाएगा जब वहाँ पे बच्चे होंगे। हम्म। जब बच्चे ही नहीं होंगे तो उसका भी कुछ इतना मन होगा नहीं, और फिर वो भी अपना एक गवर्नमेंट जॉब मिली है, पैसा आ रहा है जेब में, उसके बाद बच्चे पढ़े ना पढ़े, क्योंकि बच्चों को फिर क्या है, वहाँ पर वो कुछ ना कुछ वो भी खेती कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि इतना तो है नहीं ना कि वो सरवाइव कर सके। सरवाइव करना मुश्किल है। तो आप, जैसे आज हम शहर में रह रहे हैं, तो अगर माँ बाप अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो बच्चे ने ट्यूशन भी जाना है, वो स्कूल पे ही डिपेंड नहीं है, वो ट्यूशन भी जा रहा है। लेकिन उत्तराखंड में ये नहीं है। उत्तराखंड में वो स्कूल जा रहा है और स्कूल में अगर स्टडी नहीं हो रही है तो ट्यूशन तो है नहीं है। फिर हम्म। ऊपर से वो पैदल जा रहा है, उसने खेत में भी जाना है, और भी बहुत से उसके जो दैनिक कार्य है वो सब चलते रहते हैं। आपने एक मूवी देखी थी चक्कर चाल? हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर एक स्टूडेंट का रोल है जिसमें वो उसके जो फादर होते हैं वो ढाबे के ओनर होते हैं और उससे हाँ जी, बर्तन हाँ जी, धुलवा हाँ रहे जी, होते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो उसके अंदर काफी एक फेमस डायलॉग भी है, कुछ भी करना हो स्कूल है स्कूल। Beudito, school, खाणु खाए तो स्कूल, क्या करना आइडिया रहा, तक तो मैं जा बुझाऊं कि स्कूल। ना? तो वो मतलब बेसिकली क्या है कि दिखाया तो गया है, लोगों को बहुत पहले से समझाया जा रहा है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। बिल्कुल। बट लोग शायद इस चीज को समझ भी नहीं पा रहे हैं, जो कोर में रहे हैं, जो बाहर निकल गए, शायद उनकी लाइफ भी अच्छी होगी। तो आपको क्या लगता है कि किसका सबसे बड़ा रोल है, मतलब उत्तराखंड के अंदर जो पलायन हो रहा है, किसकी गलती है इसमें? गलती इसमें बेसिकली वैसे तो गवर्नमेंट की है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक सुविधा नहीं मिलेगी तो इंसान क्या करेगा, वो तो अपनी फैमिली को पालने के लिए बाहर निकलेगा ही। अगर हमें बेसिक सुविधा ही नहीं मिल रही है, हमें हॉस्पिटैलिटी नहीं मिल रही है, हमें स्कूल एजुकेशन में दिक्कत है। आज भी बच्चे वहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो 20-20 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं।
तो ये अपने आप में ना बहुत बड़ी सोचने की बात है कि अगर हम ऐसे गवर्नमेंट को लेके आ रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ वहाँ पे नहीं कर पा रही है, तो फिर हमारा पलायन तो रुकेगा ही नहीं ना। हमारा पलायन तो आज भी हो रहा है, कल भी होगा और परसों भी होगा। तो हम्म। उसके लिए तो गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि वो पलायन को कैसे रोकेगी वहाँ पर। तो अभी कोई सरकार कोई स्टेप ले रही है वैसे इस पे? कागजों में तो बहुत है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें तो बहुत स्टेप हैं। जैसे आज आप देख लो, अगर खेती के लिए भी सब्सिडी मिल रही है, होम स्टे आपने देखा होगा, हम्म। बहुत सा टूरिज़्म के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में हो रहा है। और बाकी सब तो वही है, जो अपना नेता लोग होते हैं वो अपनी जेब में डालते हैं पैसा और बस सफा चट कर जाते हैं। थोड़ा बहुत जो लोगों को बेनिफिट मिलता है, लेकिन उस थोड़े बहुत से कुछ नहीं हो सकता ना। हमें तो मतलब ये है कि इस टाइम पे अगर हम अपना 100% नहीं, हमें 200% देना है, क्योंकि अगर हमें पलायन को रोकना है। 2024 के आंकड़ों के हिसाब से 1792 करीब विलेजेस हैं जो घोस्ट हो चुके हैं, वहां पे बंजर हो चुके हैं, कुछ भी नहीं है, हाँ जी। वो गांव भूतिया हो चुके हैं। हम्म। एक तो ये वर्ड जो है, टर्म घोस्ट विलेजेस, ये क्या चीज है? क्यों मतलब इन्हें घोस्ट विलेजेस कहा जाता है? अगर मान लीजिए खाली हो गया तो घोस्ट कहने का क्या मतलब है उन्हें वहां पे? घोस्ट कहने का मतलब इसमें यह है कि वो एक, जब गांव खाली हो गया है तो जो वहाँ पे पहले सुबह उठते थे लोग और सब गाय भैंस अपना निकल रही है, तो वो जो खन खन की आवाज़ होती है और महिलाएं अपना काम पे जा रही है, कोई गधेरे से पानी लेके आ रहा है, तो वो जो चीज़ें थी वो सब अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ही नहीं, सुनसान हो गया है। तो जब कोई चीज़ सुनसान हो जाती है तो हम उसको एक नाम दे देते हैं कि ये भूतिया जगह है, क्योंकि वो सुनसान है। असल में भूत है वहां? नहीं, असल में भूत नहीं है। असल में भूत नहीं है। कोई जंगल होगा तो वो जंगल खाली एक जंगल है, वो हम्म। भूतिया नहीं है। तो बस वैसी है, वो जो सुनसान है उसको एक घोस्ट विलेज नाम दे दिया, टर्म दे दी है, पर वहाँ पे भूत नहीं है एक्चुअल में। ये तो बात सही है कि जहाँ इंसान नहीं है वहाँ भूत क्या रहेगा, है ना? हाँ। ये तो है ही ये है। तो है ही है। अच्छा, तो वैसे कहा जाता है उत्तराखंड में कि भूतों को लेके भी काफी नाम होता है कि भूत वगैरह ही ज्यादा होते हैं उत्तराखंड में, मसान होते हैं, ये सब चीजें। कभी आपके साथ ऐसा कोई केस हुआ है वैसे? ये होता है, मतलब पर्सनल मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं तो जैसे हम्म। स्टोरीज सब बताते हैं, तो हमने हम्म। बहुत सी ऐसी स्टोरीज सुनी हैं। तो जब देखो, नकार नहीं सकते हैं इस चीज़ को, जब दैवीय शक्ति है, अगर हम किसी चीज़ पे, भगवान पे विश्वास कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहे हैं, वो हम्म। शक्ति है, एक रूप अलग अलग है उसके। तो जब दैवीय शक्ति है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव भी है। तो वो जो नकारात्मक शक्ति है वो भी आपके इर्द गिर्द ही है, तो उसी को फिर कुछ मसान नाम दे देते हैं, भूत लग गया, ऐसे जो टर्म्स होती है, तो ये वहीं से आई है सारी। अच्छा, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, मेन जो मुद्दा है कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, बेसिक जो मुझे लगता है नीड्स नहीं पूरी हो रही हैं और लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा हम्म। है ना? रोजगार का क्या सीन है अभी? मेन रोजगार क्या है उत्तराखंड के अंदर? जैसे अगर आप, उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है, देखो उत्तराखंड के अंदर अगर आप राजधानी देहरादून की बात करें, वहां पे बहुत रोजगार है, हाँ वो जी। शहर है, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है? आप उसे पहाड़ भी नहीं बोल सकते, वो पहाड़ नहीं है। बिल्कुल हरिद्वार पहाड़ नहीं है, नहीं वहां है। पे बहुत, मतलब रोजगार बहुत है, काफी सारी इंडस्ट्रीज खुल चुकी हैं, काफी सारा काम है। उत्तराखंड में पलायन भी दो तरीके का हो रहा है, एक तो आउटर स्टेट में जा रहे हैं लोग, हाँ जी। एक पहाड़ से देहरादून हरिद्वार प्लेन एरियाज में उतर रहे हैं। तो मेन जो अभी एम्प्लॉयमेंट का जरिया है लोगों का जो पहाड़ के अंदर, वो क्या है? जो एम्प्लॉयमेंट का मेन अभी वहाँ पे जरिया है, एक तो खेती बाड़ी पे डिपेंड है। और खेती बाड़ी भी देखें तो वो कुछ जगह पे, जैसे पौड़ी का जो इलाका है, फेमस है पौड़ी का इलाका, वहाँ पे इतना खेती बाड़ी का नहीं है जितना टिहरी या हमारा ऊपर चमोली, रुद्रप्रयाग या कुमाऊँ की साइड में है। तो वो भी थोड़ा सा एक अलग अलग सिनेरियो है, कहीं पर नहीं है। दूसरा हमारा टूरिज़्म का है। टूरिज़्म में भी वो जब हमारा चार धाम की यात्रा होती है तो उसका है, जिसमें हमारे होटल्स इंडस्ट्री होगी, होम स्टे हो गया, और जो लोकल वहाँ पे शॉप्स हैं, तो वहाँ से लेके वो रोज़गार हो रहा है। जो एक सिनेरियो मुझे लगता है वो ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जैसे उन्होंने अभी होम स्टे की हमने बात करी थी, एक होम स्टे का उन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट लेके आए, सब्सिडी भी वहाँ पे उन्होंने दी लोगों हम्म। को। उसी प्रकार से खेती में भी वो लेके आए, जिसमें मछली पालन में उन्होंने सब्सिडी देना शुरू किया था। जो आपके सेब की खेती होगी उसमें उन्होंने सब्सिडी देना शुरू किया है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स में हैं, डॉक्यूमेंट्स में तो आपने सारी एक फैसिलिटी दे दी कि हम ये सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन लोगों तक वो बात पहुंच पा रही है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। हो सकता है आज जो शहर में मजबूरी से पलायन करके आया है इंसान,
उसके मन में है, जैसे मैं शहर में हूँ, मेरे मन में है कि मैं जाके उत्तराखंड में रहूँ, जैसे हम कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन की बात करते हैं। हम्म तो जब रिवर्स माइग्रेशन की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि रिवर्स माइग्रेशन तो वही कर सकता है ना जो शहर में है। तो शहर वाले इंसान को अगर वहाँ पे जाके रोज़गार करना है, लेकिन उसको पता ही नहीं है करना कैसे है, और अगर उसको पता लग भी गया, तो उसके बाद जो एक आपको पता है सरकारी फाइल, एक टेबल से दूसरे टेबल फिर तीसरे टेबल, वो जो चलता रहता है। तो जब ये पैरामीटर्स हमारे सही नहीं होंगे ना, तो रिवर्स माइग्रेशन नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है और कितना उस पर ध्यान रख रही है कि वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो ज़रूरी है। लेकिन वो चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा है, अगर हम वैसे भी चाहे आप गूगल कर लो, यूट्यूब में देख लो, कहीं भी देख लो, तो रिवर्स माइग्रेशन के नाम पे आपको 2-4 नाम मिलेंगे जिन्होंने अपनी कोई आईटी जॉब छोड़ के, किसी ने होम स्टे स्टार्ट किया, किसी ने खेती करी, किसी ने मछली पालन का करा। और पौड़ी इलाके में ही हमारा एक भीमल, आपने सुना होगा। तो हम्म भीमल का पेड़ होता है, पहले हमारे यहाँ पे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, भीमल की जो छाल होती थी उससे वो शैम्पू बनाया करते थे। तो जो उसका शैम्पू बनाते थे, वो कहते हैं कि हमारे जो हेयर्स हैं डैंड्रफ के लिए, और जो आपका ये जो हेयर लॉस हो रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, हम्म मतलब आवश्यक था। तो वो कंसेप्ट वो जब लेके आए और उन्होंने वहाँ पे पौड़ी में उसका पूरा एक प्लांट लगाया है, उससे क्या हुआ, रोज़गार भी मिला, और प्लस जो भीमल की जो एक गुणवत्ता थी लोगों को वो पता चली। तो अपना एक जो हमारा चला था ना अभी स्वदेशी वाला, कि हमें स्वदेशी चीज़ें अपनानी हम्म चाहिए। तो वो एक अच्छी पहल थी, लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उत्तराखंड में चलेगा। उत्तराखंड के साथ साथ में दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चंडीगढ़ हो गया, यहाँ पे इतने सारे उत्तराखंडी लोग हैं। तो जब हम वहाँ से वो भीमल का कंसेप्ट यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे रिटेल शॉप में जाएगा, तो धीरे धीरे करके लोग उस चीज़ को समझेंगे कि ये हिमालयों की एक पेड़ से निकला हुआ शैम्पू है, जो कि ओरिजिनल है, कोई भी उसमें मिलावट नहीं है। आजकल आप शैम्पू देख लो, उसमें बहुत सारी मिलावट्स हैं, लेकिन वो ओरिजिनल है। पर वही बात है कि वो पता कैसे चलेगा लोगों को, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ही एक्शन कुछ लेना पड़ेगा। हम्म अच्छा, एक चीज़ है, जो लोग अभी जो लोग उत्तराखंड छोड़कर शहरों में बस गए हैं, हाँ जी। उन लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो तंग करती है, कमी महसूस होती है गांव की? मैं भी उससे रिलेट करता हूँ, और आई एम श्योर जितने दर्शक देख रहे हैं उत्तराखंड के, वो सब रिलेट करेंगे। और आप एक बार कमेंट्स में भी ज़रूर बताना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ, कि आप रिलेट करते हो उससे कि नहीं। जैसे अब हम शहरों में रह रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है साफ़ हवा नहीं है। आज हमें साफ़ हवा नहीं है, साफ़ पानी नहीं है। अगर हम कुछ खाना भी खा रहे हैं तो वो भी ओरिजिनल नहीं है, वो भी सब मिलावटी है, किसी में इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। तो वो चीज़ें जो नेचुरल है वो सब ख़त्म हो चुका है। आप आपने कभी देखा होगा कि कोई हमारे जो उत्तराखंड की अपर साइड हिमालय की जो बुजुर्ग महिला या कोई आपने पुरुष देखे होंगे, तो वो 92 ईयर्स 100 ईयर्स अभी भी हैं। और आज आप शहरों में देखो तो लाइफ हमारा जो है वो 50 60 60 साल। कितने हमारे आज भी सुनने में आते, कोई एक्टर है हमारा जो 35 ईयर्स या 45 ईयर्स में हार्ट अटैक से एक्सपायर हो गए, जबकि वो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, सब कुछ सही है। लेकिन जब तक हमारे अंदर वो नेचुरलिटी नहीं जाएगी ना, जितना भी हम ये मिलावटी खा लेंगे, हम जो मर्जी कर ले, हम जितना पैसा लगा ले, हम अपनी लाइफ को बढ़ा नहीं सकते। तो वो चीज़ जो है, वो चीज़ हम आज कमी महसूस कर रहे हैं उसकी। और जो हमारे गाढ़ गधेरे होते थे, तो वहाँ पे जाना, वो ठंडा ठंडा पानी, मतलब आज हम यहाँ पे शहरों में आप देखो तो मिनरल वाटर पी रहे हैं। तो वो जो मिनरल वाटर है, वो क्या है, वो सारा मशीनरी है। लेकिन हम तो वहाँ नेचुरल पीते हैं, जो वो पहाड़ों से निकल रहा है पानी, जड़ों से निकल रहा है। और वो पानी भी ऐसा है कि उत्तराखंड में, जैसे मैं शहर से उत्तराखंड जाता हूँ, तो जो मुझे भूख यहाँ नहीं लगती है, जब मैं वहाँ जाता हूँ, वो पानी में इतना स्वाद है ना, कि जब उस पानी का जो खाना बनता है, उसमें आपको मसाले नहीं ज़्यादा चाहिए, बस वो पानी का जो रस है ना, उससे आपकी भूख खुल जाएगी। आप 3 टाइम इतना खाना खाओगे जितना आप शहर में नहीं खाते हो। और यहाँ पे आप जितना मर्जी टेस्ट के लिए मसाले डाल लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप वो वाला स्वाद नहीं ले सकते हो। अच्छा, अगर आप इसको 2 लाइनों के अंदर कवर करना चाहो कि क्या चीज़ें हैं जो मिस कर रहे हैं, तो क्या बोलोगे आप? मिस हम
वही है जो अपनी प्राकृतिक हमारी जो साफ़ हवा पानी है और जो हमारा उत्तराखंड का कल्चर है, कल्चर को हम बहुत मिस करते हैं। कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो फ़ॉरेन में रहते हैं, वो आज भी जब हमारी कोई पहाड़ी शादी होती है तो पहाड़ी शादी देखना बहुत पसंद करते हैं, चाहे वो यूट्यूब में हो या कहीं भी हो, क्योंकि उन्हें अपने कल्चर से लगाव है। वो देख रहे हैं, वो वहाँ पे ना जो फ़ॉरेन का कल्चर है उसको देख रहे हैं, तो अपने कल्चर को मिस कर रहे हैं। तो वही चीज़ें हर कोई, जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं, यही चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि जब हम उत्तराखंड में जाते हैं तो जब हमें एक अपना गांव दिखता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ में वहाँ पे फिर हमें कुछ ऐसी मानसिकताएं भी दिखती है। और वो मानसिकताएं हमारी, चाहे वो जातिवाद से लेके हो या और भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है चीज़ें। तो मतलब बेसिकली गांव का लाइफस्टाइल आप कहना चाह रहे हैं कि वो खुली हवा, वो खुले मैदान, हाँ जी, हाँ वो जी। खेत, वो खलियान, हाँ वो जी, हरे भरे जंगल, है ना? हाँ और जी। साथ में आपके, आप अगर शहरों में रह रहे हैं तो वो छोटे छोटे मकान जिनके अंदर आप रह रहे हैं, बिल्कुल करोड़ों रुपए के बिल्कुल। आप मकान ले रहे हैं। 2 कमरे का मकान है आपका, 2 कमरे का। एक आपका मकान है जो गांव में है, जहाँ पे खुले कमरे हैं, बड़े बड़े, है ना, ऊंचे ऊंचे, ठीक है, ठंडी हवा चल रही है। तो वो मेरे ख्याल से आप उसी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं आप, जो आप मिस बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे तो अब ऐसा हो गया ना, यहाँ पे 1 कमरे, 2 कमरे के मकान में वही 4-4, 5-5 लोग, पूरी फैमिली रह रही है। और गाँव के जब आप घर देखोगे तो बहुत खुले, चौक खुले-खुले होते हैं। वो शाम चूल्हे की को, रोटी, हाँ जी, हाँ जी, वो ठंडा पानी जड़ों का है। शाम को जब सब चौक में आके बैठते हैं, वहीं पे शाम की चाय होती है, बाहर चूल्हा लगा होता है। और गाँव में एक ऐसा माहौल होता है कि जब कोई सामने से जा रहा है तो वो हमेशा आपको राम राम करके जाएगा। यहाँ पे आज देख लो आप, चाहे 30-30 मंजिल की जो बिल्डिंग्स है, तो यही नहीं पता है कि नीचे वाले फ्लैट में कौन है, बगल में कौन है, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन वहाँ पे आपको अपनी पूरी मार्केट का पता है, सब जगह का पता है, कौन कहाँ का है। और वहाँ पे बच्चों को ना बहुत डर होता है, जब कोई बच्चा ऐसे कुछ बाहर घूम रहा है और उसने देख लिया, अरे फलाने बोड़ा ने देख लिया या इसने देख लिया, तो वो जाके बता देगा। शहरों में वो चीज़ नहीं है ना। हाँ। शहरों में तो किसी को पता ही नहीं है ये किसका बच्चा घूम रहा है, क्या है। लेकिन वहाँ पे आप अगर 10 किलोमीटर दूर भी चले गए तो वहाँ पे भी डर होता है, अरे ये ना देख ले। तो वो चीज़ें हैं जो काफ़ी चीज़ें मिस करते हैं हमारे लोग। आप मिस करने की बात करते हैं तो ऐसा कौन सा गाना है जो आपको याद आता है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से ही हैं, तो कोई आपके जहन में कोई गाना आ रहा है, कोई 2 लाइन आप गाने की सुना पाएँ, बता पाएँ कि जिसके अंदर उत्तराखंड का ऐसा वर्णन हो कि मज़ा आ जाए। अ, जो ये अभी आपने एक गाना गाया था, वीरू भड़ूकु देश बावन गढ़ू को देश, तो ये है जिसमें पूरा एक वीरता की गाथा है इसमें। और हमारा एक और गाना है, अ, जो पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग या खींचन, तो वो उसका भी पूरा जो उत्तराखंड का वर्णन है कि हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में 5 बदरी हैं। अब बेसिकली कई लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि बद्रीनाथ की बात कर रहे हैं हम, तो बद्रीनाथ तो एक है, जैसे केदारनाथ एक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि केदारनाथ के भी 5 5 है। अन्य और मंदिर भी हैं, जिसमें हम तुंगनाथ, रुद्रनाथ, ऐसी कल्पेश्वर है, केदारनाथ भी उसी के अंडर आता है। तो ऐसी 5 बदरी भी हैं। तो ये जो गाना है इसका बोलने का मतलब यही है कि 5 बदरी, 5 केदार और 5 प्रयाग। प्रयाग में भी आप देखें, जैसे हमारा देव प्रयाग तो सबको पता है। देव प्रयाग में क्योंकि अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, लेकिन देव प्रयाग के अलावा जैसे नंद प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, तो ऐसे हमारे 5 प्रयाग भी हैं। तो हाँ, अभी आपने जो गाने की बात करी तो अब मेरे जहन में एक गाना आया है, बहुत ही प्यारा गाना है नेगी जी का हमारे। तो वो है 2 लाइनें हैं, माफ़ी चाहूँगा अगर आवाज़ थोड़ा सा नहीं, नहीं, क्योंकि कोई मैं बात नहीं। सिंगर नहीं हूँ। हाँ। तो वो गाना कुछ इस प्रकार से है। मेरा डांडी काठियों का मुलुक जैलू, बसंत ऋतु माई। तो ये एक गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, और जब इसको सुनते हैं ना तो बहुत लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब उत्तराखंड के लोगों के लिए ये एक इमोशनल फीलिंग है जो उनके साथ जुड़ी है ना? इमोशनल फीलिंग है। है ना? अपने गाँव की याद आ जाती है कि बिल्कुल। सब कुछ। गाने से मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, जब हाँ। हम चंडीगढ़, दिल्ली से जितने भी लोग जाते हैं, रिलेट करेंगे लोग तो बताना। तो जब हम जाते हैं ना, और जैसी अगर हम जैसे यहाँ चंडीगढ़ से जाते हुँ, हैं तो हमारे सबसे पहले देहरादून हुँ, या हम ऋषिकेश से एंट्री लेते हैं। हुँ, और जो दिल्ली से जाते हैं वो कोटद्वार की तरफ से। तो जैसे ही पहाड़ शुरू होते हैं
तो फिर हम वही नेगी जी के यही गाने, डांडी काठियों के, हाँ वो तो याद आते हैं हाँ सब। जी हाँ जी, तो जब ये गाने लगाते हैं तो बहुत ही मतलब आनंद आता है। आनंद तो आता है। वो जो आनंद है ना, वो आनंद मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ। तो वहाँ पे बहुत ही इमोशनल भी हो जाते हैं कुछ लोग। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बसों में भी मैंने देखा, जब वो गाने लगते हैं और वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और वो जो उत्तराखंड की वो हिमगिरी की रोडवेज बसें जा रही है बिल्कुल एकदम घुमावदार मोड़ों पे, तो वो जो गानों की मधुर आवाज़ आती है, तो वो बहुत ही मतलब आनंद मिलता है उसमें। हाँ, और साथ में ब्रेथ टेकिंग व्यूज उत्तराखंड के, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। हिल्स हिमालयाज के। हाँ जी हाँ जी। लोग जब बाहर रहते हैं उत्तराखंड वाले, तो एक चीज में बहुत ज्यादा ना वो शर्म खाते हैं, खुद को उत्तराखंडी बताने में शर्म करते हैं। हम्म, अब आप पंजाब में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो वो उनके हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से ढलना शुरू कर देते हैं। लोगों को नहीं बताना चाहते हम उत्तराखंड से हैं, उन्हें शर्म आती है, अपनी लैंग्वेज में बात करने में उन्हें शर्म आती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं अगर मुझे कोई उत्तराखंड का मिलता तो मैं उससे उत्तराखंड में गढ़वाली में बात करता हूँ। हम्म, तो सम टाइम कुछ लोग बोलते हैं कि हमें गढ़वाली नहीं आती, आप हिंदी में बात करो। हाँ जी हाँ जी। मतलब और शर्म खाने लगता है कि यार उसके सामने मत बोल भाई, उसके सामने मत बोल, मजाक बनाएगा। तो ये क्यों, मानसिकता ऐसी क्यों हो गई है लोगों की? बेसिकली मानसिकता ये इसलिए हुई है कि लोगों ने ना अपने आप को नीचा समझना जब से शुरू किया है। उनको ये लगा है, अभी भी जैसे कई लोग ऐसे हैं पहाड़ी शब्द को ना गाली के रूप में देखते हैं, कि अगर किसी हम्म। ने किसी को पहाड़ी बोल दिया तो वो सोचता है कि यार ये इसने मेरे को गाली दे दी है। हम्म। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा, जैसे बिहार के लोग हैं, हम्म। तो बिहार के लोगों को, जैसे हम गढ़वाली हैं तो गढ़वाल से हैं, गढ़वाली बोलते हैं, तो बिहार के लोगों को बिहारी बोलते हैं। लेकिन कई लोग जैसे वो क्या करते हैं, बिहारी शब्द को सुन के थोड़ा सा ऐसे करते हैं ऑफेंड कि हो जाता ऑफेंड हो जाते हैं। तो वही सेम चीज़ हमारे लोगों के साथ भी हुआ, कि वो पता नहीं क्यों उस शब्द को गाली की तरह समझने लगे, है। जबकि हमको इस चीज़ के लिए प्राउड होना चाहिए कि हम हम्म। उत्तराखंड से हैं, हम देवों की भूमि से हैं, और हमारे यहाँ पे तो इतनी हिस्ट्री है, हमारे वीर भड़ों की हिस्ट्री है। और आप देखो, हमारे सीडीएस जैसे स्वर्गीय बिपिन रावत जी, या हमारे जो आज सलाहकार हैं, जो मोदी जी के सलाहकार हैं, वो हमारे अजीत डोभाल जी, तो वो भी तो उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं। तो वो जो हमारी ना स्टोरीज़ हैं, जब तक हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को वो स्टोरी नहीं पता चलेगी ना, तब तक वो अपने ऊपर प्राउड फील नहीं करेंगे। अब जैसे आप देखोगे, पंजाब पंजाब के लोग जाते हैं, अगर उन्हें कोई पंजाबी बोलता है तो प्राउड फील करते हैं। बिल्कुल। लाइक आपने सुना होगा, पंजाबी आ गए ओए, ठीक पंजाबी है। आ गए। तो वैसा कुछ होना चाहिए ना उत्तराखंड के अंदर, कि उत्तराखंड के लोग भी बोले कि वी आर पहाड़ी, बिल्कुल वी बिल्कुल। प्राउड वी आर पहाड़ी, है ना, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये चीजें सिखाएगा कौन बच्चों को, यूथ को सिखाएगा कौन? देखो, यूथ को जो सिखाएगा वो तो पहले तो पेरेंटिंग, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सिखाएंगे। और दूसरा ये है कि हमको भी तो कुछ एफर्ट लेने पड़ेंगे। आज आप देखो, रील में तो हर कोई लिख ही रहा है, रील्स जो बन रही है उत्तराखंड के नाम पे, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए बन रही है। हम्म। तो उसमें हर कोई हैशटैग वी आर पहाड़ी उत्तराखंडी। लेकिन जब वही जो, आज मैं अगर रील बना रहा हूँ उत्तराखंड के लिए, तो मैं वी आर पहाड़ी उत्तराखंडी लिख रहा हूँ, लेकिन जब उत्तराखंड की बात होती है तब हम चुप हो जाते हैं। हम्म। तो जब तक हम बोलना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। कल को हम जब पेरेंट्स बनेंगे, जो हमारे बच्चे होंगे, तो हम अपने बच्चों को कैसे वो कॉन्फिडेंस कैसे देंगे? क्योंकि अभी भी हम वहीं बैठे हुए हैं ना, हम तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं कि जिससे हमें प्राउड फील हो, कि हम बोलेंगे हाँ यार, हमारे बच्चे भी बोलेंगे कि देखो हमारे बाप दादाओं ने ये काम करके दिखाया था। तो वो चीज़ जब तक हम नहीं बताएंगे, तब तक यूथ गुमराह ही रहेगा, और वो इसमें शर्मिंदगी ही महसूस करेगा। मैं अपनी ऑडियंस को भी ये कहना चाहूँगा, जो छोटे यूथ हैं, बच्चे हैं, या फिर जो अपने स्टेट से बाहर रह रहे हैं, उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, वो शर्माए ना बिल्कुल भी, है ना, बिल्कुल ये बिल्कुल। बताने में कि हम पहाड़ी हैं। बिल्कुल। गर्व से कहें कि हम पहाड़ी हैं गर्व भाई। से कहें पहाड़ी है। और गर्व से कहना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब हम गर्व से कहेंगे, तभी लोगों को भी तो पता चलेगा कि हम्म। उत्तराखंडी लोग कौन हैं। अगर हम ही शर्मिंदगी महसूस करेंगे, हम ही अपने आप को छुपाएंगे, अपने अस्तित्व को हम बेसिकली अगर छुपाएंगे, तो फिर दूसरे लोग हमको जान ही नहीं पाएंगे। तो हमें सबसे पहले आगे आना है, हमको बताना है कि हम कौन हैं और कहाँ से आते हैं, और फिर लोग हमें भी जानेंगे और हमारा भी लोहा मानेंगे कि हाँ, उत्तराखंडी लोग भी क्या चीज़ है। हम्म। चलो कुछ इंटरेस्टिंग बातें करते हैं उत्तराखंड के बारे में। बिल्कुल। उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी चोटी है ना, सबसे अ, बड़ा नंदा देवी को नंदा देवी नंदा पर्वत, देवी। हाँ जी। नंदा देवी के बारे में कुछ बताइए। नंदा देवी पर्वत जो है वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी चोटी है, और इंडिया में सेकंड नंबर पर आती है, हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक में। और नंदा पर्वत को हम, हमारी मतलब आस्था बहुत जुड़ी है उससे। और अभी रिसेंटली एक यात्रा होती है, नंदा राज यात्रा,
तो नंदा देवी को कुल देवी भी कहा जाता है उत्तराखंड की। जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए तो वो बेसिकली नंदा देवी को बहुत मानते थे, उन्हीं की वजह से मतलब उनका राजपाट चलता था। तो जो ये नंदा देवी राज यात्रा है ये 12 साल बाद होती है। तो अब रिसेंटली 2026 में है। तो जितने भी हमारे उत्तराखंड के दर्शक हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा नंदा देवी राज यात्रा के बारे में। तो 2026 से ये यात्रा होने वाली है और 12 साल बाद यात्रा हो रही है, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग ज़रूर जाइए। इसमें 20 दिन की यात्रा होती है, 280 किलोमीटर पैदल मार्ग होता है। तो अब 280 किलोमीटर 20 दिन तो कोई कर नहीं पाएगा क्योंकि वो रास्ता बहुत टफ होता है। लेकिन आप एक दिन 2 दिन कहीं पर भी जो उसका रूट है उसके अकॉर्डिंग आप कहीं पे भी शामिल हो सकते हैं। तो आप उस यात्रा का महत्व देखें और जो अपनी देवी है, उत्तराखंड की देवी है, उनका आप आशीर्वाद ले सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक ना इंटरेस्टिंग कहानी जुड़ी है। चौसिंगिया खाडू की बात हाँ करते हैं जी, यहाँ हाँ जी, पे, हाँ तो जी। उसका बताइए वो क्या चीज़ है। चौसिंघिया खाडू जो बेसिकली है, खाडू बोलते हैं भेड़ को। तो उसके 4 सिंग होते हैं। तो नंदा देवी राज यात्रा में जो लीड करता है वो चौसिंघिया खाडू ही करता है। अच्छा, मतलब जो जो मतलब मेन लीडर है, हाँ, जो उसको दिशा दे रहा है, दिशा दे रहा है यात्रा वो को। वो भेड़ दे रही है हाँ जी, हाँ बेसिकली। जी। तो उसके 4 सिंग होते हैं, क्योंकि अच्छा। आमतौर पे आपने नहीं देखा होगा 4 सिंग के, 2 सिंग होते हैं नॉर्मल। तो वो 4 सिंग का होता है। और ये भी ये कुदरती बात है कि देखिए 12 साल बाद जो ये यात्रा हो रही है उससे पहले ही वो वहीं आसपास कहीं गाँव में जन्म ले लेता है खाडू। अच्छा। तो जब वो जन्म ले लेता है तो पता लग जाता है कि अच्छा ये खाडू यहाँ पे पैदा हो गया है। फिर उसकी पूजा की जाती है और फिर जब वो यात्रा होती है तो यात्रा को वो लीड करता है। और उसके बाद वो नंदा देवी पर्वत के वहाँ पे जाके लास्ट में उस खाडू को मतलब पूरा ना सजा के, माला पहना के, और बाद में उसको छोड़ दिया जाता है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और सुनी है कि सोने के आभूषण उसको पहनाए जाते हैं हाँ जी, हाँ और जी, हाँ उसको जी। ऐसे ही भेज दिया जाता है। हाँ जी, हाँ जी। उसको मतलब पूरा जिसका जैसी श्रद्धा है, जिसका जेब अलाउ करती है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसको सोने की एक माला पहना दूँ, चेन पहना दूँ, कुछ भी, जो भी अपनी एक श्रद्धा है, तो सब वो उसको पूरा से सजा के और फिर उसको भेजा जाता है। तो जब वो कहते हैं कि उसको नंदा देवी पर्वत में छोड़ दिया जाता है तो उसके बाद उसके पीछे कोई भी नहीं जाता है। तो वो उसके बाद वो गायब हो जाता है, वो मिलता भी नहीं है। वो उसके बाद कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। वैसे बेसिकली कहा जाता है कि वो स्वर्ग में चला जाता है, जो कहा अच्छा, जाता है। तो मतलब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और स्टोरी नहीं कहूँगा, ये तो हर साल हो ही रहा है 12 साल में। 12 साल में हो रहा है, रियलिटी है। तो अगर कोई समझ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है तो आप जाके देख सकते हो। क्योंकि अगर वो देखो, वो खाडू है वो वापस भी तो आ सकता है ना कहीं तो आ सकता है, लेकिन उसके बाद वो मिलता ही नहीं है। तो जो ये यात्रा है, ये कहाँ से शुरू होती है वैसे, नंदा देवी वाली। ये जो यात्रा है, ये नंदा देवी जो मंदिर है हमारा सिद्धपीठ है, तो ये वहीं से शुरू होती है। अच्छा, और जो चौसिंगिया खाडू है वो भी उसके आसपास ही वो मिलता भी है। उसी के आसपास किसी गांव में जन्म लेता है। यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं भाई आज तो, है ना। अच्छा, आपने सेम नागरजा के बारे में सुना है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड का और वो टिहरी में पड़ता है। तो सेम मुखेम की जो विशेषता मैंने, क्योंकि मैं पर्सनली वहाँ गया नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा उसके बारे में भी नहीं बता सकता हूँ। जो गए होंगे आई एम श्योर वो कमेंट में ज़रूर उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। तो वहाँ की एक विशेषता मैंने जो सुनी है वो ये है कि एक बड़ा सा विशाल पत्थर है, और वो इतना विशाल पत्थर है कि उसको कोई भी इंसान हिला नहीं सकता है। लेकिन जिसके अंदर आस्था है या भगवान के लिए वो दृढ़ता है, तो वो सिर्फ एक ये जो हमारी छोटी सी उंगली है, इसको वो टच करके पत्थर को हिला सकता है। बहुत विशाल पत्थर है वो। तो जो लोग अगर इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि ये अगर ये मजाक है या कुछ है, तो आप सेम मुखेम ज़रूर जाइए और ये चमत्कार आप एक बार ज़रूर देख के आइएगा। अगर हम देवी देवताओं की बात कर ही रहे हैं तो हम धारी देवी, माँ धारी देवी की ही बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। धारी देवी उत्तराखंड में बहुत फेमस नाम है इस वक्त, क्योंकि पिछले जब टाइम में कुछ आपदा आई थी आपदा तो आई थी। उससे भी रिलेट किया जाता है माँ धारी देवी को। उसके बारे में कुछ पता है आपको। एक्चुअली क्या है, धारी देवी, माँ धारी देवी पे आस्था मेरी भी बहुत है। और धारी देवी को रक्षक देवी कहा जाता है उत्तराखंड की। तो जब ये स्टोरी है, कहा जाता है जो, कि जब चारधाम में जो हमारा प्रलय आया था केदारनाथ में, तो उससे पहले हमारे यहाँ पे श्रीनगर जो फेमस है जगह, श्रीनगर चौरास, वहाँ पे एक डैम बन रहा था, जो कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक का डैम बन रहा था। तो वो जो मंदिर है वो मंदिर बिल्कुल नीचे नदी में था। जो मूर्ति थी माता की वो नीचे थी। तो जब वहाँ पे डैम बन रहा था तो उन्होंने उसको शिफ्ट करना चाहा। तो जैसे ही उस माता का वहाँ पे मूर्ति को हटाया गया, उसके कुछ घंटे बाद केदारनाथ में आपदा आ गई। और जब वो आपदा आई तो फिर पूरे देश ने देखा कि क्या भीषण तबाही हुई थी।
तो यही कहा जाता है कि वो जो प्रकोप था वो प्रकोप धारी माता का था, क्योंकि वो रक्षक देवी है उत्तराखंड की। और उसके बाद फिर जब लोगों ने वो देखी, चमत्कार देखा कि ऐसा भी हुआ है कि माता के मूर्ति हटाने से कुछ घंटे बाद इतनी बड़ी आपदा आई है, तो उसके बाद फिर उसी स्थान में वहाँ पे पिल्लर में मंदिर को बनाया गया। तो जो केदारनाथ की तरफ, बद्रीनाथ की तरफ लोग जाते हैं, उन्होंने देखा होगा कि एक जो हमारी अलकनंदा नदी है, अलकनंदा नदी के ऊपर पिल्लर में एक भव्य मंदिर है, वो धारी देवी का मंदिर है। मैं गया हूँ वहाँ पे, खुद मैंने देखा है मंदिर। हाँ जी, हाँ जी। अब तो बहुत ही भव्य बन चुका है वो। बहुत भव्य बन चुका है। और कहा जाता है कि वो माता खुले में रहना पसंद करते हैं, उनको मतलब छत नहीं छत नहीं है चाहिए। मंदिर के तो ऊपर। वहाँ जो मूर्ति है, मूर्ति के ऊपर छत नहीं है। और एक और स्टोरी ये कहा जाता है कि वो जो माता है वो 3 रूप लेती है। सुबह कन्या का रूप, दिन में महिला का रूप, और शाम ढलते ढलते उनकी जो मूर्ति है उसमें झुर्रियाँ आने लग जाती है। अगर आप उसको मतलब गौर से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको वो चीज़ दिखाई देगी। तो वो जो 3 रूप माता के दिखते हैं, तो वो भी एक चमत्कार है। अच्छा, देवी देवताओं का बहुत चलन है उत्तराखंड में। आप कितना मतलब किस हद तक मानते हो इसको? आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस स्टोरी जो आपसे जुड़ी हो? मैं अपनी एक स्टोरी बताऊं, वैसे तो जितने भी उत्तराखंडी लोग हैं सबके साथ वो चीज़ें होती है, क्योंकि घर में जब हमारे पूजा घड़ेले घड़ेले बोलते हैं, जागर बोलते हैं, वो लगते हैं, तो हमारे ही जो घर वाले होते हैं किसी ना किसी भी कोई देवी देवता आते हैं। तो अब क्या हो गया है, कुछ तो सच है और कुछ ढोंग भी हो चुका है। अब वो ढोंग लोग कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि जो सही चीज़ होती है, सही चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते हैं। अब कोई अगर मुझसे बोले कि आप ये कैसे बोल सकते हो कि वो सच है, तो जितने हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, तो हम क्या देखते हैं कि हमारे ही किसी पे, बुआ पे या किसी की मम्मी पे, किसी पे भी देवता आ रहा है, तो जब अगर मेरी मम्मी पे या मेरी बुआ पे देवता आ रहा है, तो वो हमारे साथ ढोंग थोड़ी कर रहे हैं। कोई बाहर का व्यक्ति कर सकता है तो उसको हम ढोंग समझ सकते हैं, हमारे घर वाले ढोंग थोड़ी कर रही है। या तो फिर वो कोई मानसिक बीमारी है। और वो मानसिक बीमारी ऐसी कैसी है कि वो मानसिक बीमारी सिर्फ जागर में या उसी में हो रही है, उसके अलावा हो ही नहीं रही है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ ढोंग है और कुछ सच है। और इसी से एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगा आपको, आस्था से जो जुड़ी स्टोरी है एक, और मेरा रियल एक्सपीरियंस है ये। तो हमारे यहाँ पे अब उत्तराखंड में बेसिकली क्या हो गया है, आपने देखा होगा कि एक पठान जो बोलते हैं, तो पठान भी अब आने लगे हैं देवता के रूप में लोगों पे। तो मेरी बुआ की बेटी है, वो 17-18 साल की थी, अभी 2-3 साल पहले की बात है। तो उनका गांव से जुड़ाव उतना नहीं है, बहुत कम जाते हैं, 1-2 बार गए होंगे। और ना तो वो उतने गाने सुनते हैं उत्तराखंडी, ना उनको बोलना आता है। अगर कोई भी उनसे बात करेगा तो उनको उत्तराखंडी में बोलना नहीं आता है। तो जब हमारे घर में जागर था वो, तो वो आए वहाँ पर। और जैसे ही जगरी जो होते हैं बेसिकली हमारे वहाँ पे, जो मतलब जागर लगाते हैं ना, तो जब जगरी होते हैं, जगरी जैसी पूजा होती है शुरू, तो वही आह्वान करते हैं देवी देवताओं का। और देवी देवता क्या है कि देवी देवता ना अपना रूप है। तो जैसे हवा है, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन हवा को हम महसूस कर रहे हैं, और हवा के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। अगर अभी हमें सांस नहीं मिलेगी तो ऑन द स्पॉट मैं यहाँ पे डेड हो जाऊँगा। तो जब मैं ये बात बता रहा हूँ मेरी बुआ की बेटी की, तो वो वहाँ पे बैठी हुई थी और अचानक से उसके शरीर में वो मूवमेंट हुई, जैसे होता है मूवमेंट एकदम से, और फिर वो नाचने लगी। तो जब वो नाचने लगी तो सबसे पहले तो जो उसका नृत्य था, जो डांस करते हैं देवी देवता, वो इतना प्यारा था, मतलब देख के बहुत प्यारा। अगर आप उसको देखोगे तो आप कहोगे यार कितना प्यारा नाच नाच रही है। दूसरी, वो जब वो गा रही है, तो जो जागरी गा रहा है, जागरी गा रहा है हमारी लैंग्वेज में, गढ़वाली लैंग्वेज में, जो उस बच्ची को नहीं आती है, क्योंकि वो इतने ना तो गाने सुनती है, और अगर चलो मान भी लिया वो गाने सुनती है, तो गाने सुनने से और जो जगरी गा रहा है वो बहुत अलग अलग है, क्योंकि हमको भी नहीं पता वो गा क्या रहे जगरी, हमें तो समझ भी नहीं आती कई चीज़ें। वो सेम एज इट इज़ नाचते नाचते गा रही है, और हम सब शॉक्ड है। हम सब शॉक्ड हैं ये देख के कि यार 17-18 साल की लड़की जिसको उत्तराखंड का कुछ इतना पता नहीं है, वो कैसे गा सकता है। मतलब क्या उसके शरीर के अंदर ऐसी क्या शक्ति है जो वो पूरा जगरी के साथ गा रही है, पूरा सिंक करके गा रही है, पूरे उसको वर्ड्स पता हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि कभी जैसे होता है ना, वो पठान है मोस्टली, तो आपने देखा होगा वो सिगरेट पीते हैं। तो वो उसने सिगरेट से अपने आप को पूरा मतलब कष्ट दिया अपने शरीर को, यहाँ पे हाथ में उसके पूरे वो निशान उसने लगाए, और जो नाखून होते हैं नाखून से पूरा स्क्रैच कर दिया था हाथ।
तो हम नहीं कर सकते हैं ना वो चीज़। हम अगर नॉर्मल है, नॉर्मल में कौन ऐसा करेगा? आप सिगरेट को अपने हाथ में तो नहीं लगाओगे, स्क्रैच तो नहीं करोगे। तो वो कुछ शक्तियाँ हैं जो पता नहीं वो शक्ति क्या है। पर मैं एक बात का यहाँ पे सवाल उठाता हूँ कि कोई देवता किसी इंसान के शरीर को क्यों कष्ट दे रहा है? बेसिकली आप बोल रहे हो कि सिगरेट से जला दिया, पूरा हाथ स्क्रैच मार दिए, तो जब देवता चला जाता है उसके बाद भी वो रहते हैं स्क्रैचेस वगैरह? जी हाँ, वो स्क्रैच रहते हैं। एक्चुअली क्या है वो, अब ये तो देवता ही जाने कि ऐसा क्यों करते हैं वो। पर ये क्या होता है कि उस समय नहीं पता चलता है। आप किसी को भी देख लेंगे, जो भी हमारे उत्तराखंड में आज कोई बुजुर्ग भी है, अगर उसके अंदर देवी देवता आते हैं, तो अगर उनके चाहे घुटने काम नहीं कर रहे फिर भी वो नाचेंगे। हम्म। तो उस समय उनको नहीं पता क्योंकि वो शक्ति है अंदर। बहुत बार आपने देखा होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है अगर लोगों को नहीं पता होगा, जो चिमटा होता है, तो बहुत से देवी देवता क्या करते हैं, जो चिमटा होता है चिमटे को पूरा गर्म करके हम्म। अपनी जीभ में लगाते हैं। ये कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता है। हम्म। तो ये शक्ति है तभी हो रहा है, और शक्ति है तो उसको हम नकार भी नहीं सकते। अब वो शक्ति पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसका खुलासा कुछ नहीं है। उसका कुछ नहीं है क्योंकि वो हम नहीं जान सकते ना। देखो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, सिर्फ हम इस यूनिवर्स में रह रहे हैं, ऐसे ना जाने और कितने यूनिवर्स होंगे, और जो इसका रहस्य है वो कोई भी पता नहीं लगा सकता है। तो वही जो देवी देवताओं की शक्ति है उसका रहस्य पता लगाना बहुत मुश्किल है। सिर्फ ये है कि हमें जो चीज़ दिख रही है हम उसको कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है, तो वो कर सकते हैं। हम उसको हाथ जोड़ सकते हैं उसके आगे, कोई भी गलती हुई माफ़ी चाहेंगे। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ ढोंग नहीं होता है, और कुछ जो ढोंग हो गया है वो ढोंग कैसे हो गया है कि जैसे हमारे यहाँ पे आपने सुना होगा बाग देते हैं, बकिए बोलते हैं, बकिया ना। तो बकिया बेसिकली क्या होता है कि वो उनके अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति आती है, तो वो थाली में जैसे चावल होते हैं, तो वो चावल मंगवाते हैं, आपके घर से ही मंगवाएंगे चावल वो। तो जो आपके घर से चावल आए हैं वो चावल को देखते हैं और फिर वो आपका बताते हैं कि क्या कष्ट है, क्या आपको दिक्कत आई है, क्या आपका अतीत था, सारा कुछ वो बताते हैं। लेकिन अब वो क्या है कि वो बिजनेस के रूप में चल गया है। तो अब क्योंकि अगर मैं बकिया हूँ, मैं अपनी चौकी बेसिकली कहते हैं, चौकी मतलब होता है कि जैसे मैं बैठा हूँ और लोग आए हैं सामने, हम्म। और उनको मैं कुछ ना कुछ बता रहा हूँ, उनका निवारण कर रहा हूँ। तो अब अगर मेरे अंदर वो शक्ति चाहे कुछ बोल भी नहीं रही है, लेकिन मुझे तो बोलना पड़ेगा, अगर कोई आया है तो मैं कुछ ना कुछ उनको, चाहे मेरे अंदर जो विचार चल रहा है मैं वो भी बोल दूंगा, तो वो सब मिक्स हो जाता है। तो बहुत से लोगों ने ये चीज़ भी देखी होगी। कई लोग क्या करते हैं, एक बकिए के पास जाते हैं वो कुछ बोलता है, दूसरे के पास जाते हैं वो कुछ बोलता है, तीसरे के पास जाएंगे वो कुछ और बोल देगा। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि वो बिजनेस बन गया है। हमेशा क्या होता है कि जब हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति आती है, तो वो शक्ति क्या है, वो शक्ति इसलिए नहीं है कि उससे आप पैसा कमाएंगे, वो शक्ति है कि आप लोगों का उद्धार करेंगे। लेकिन हम उद्धार नहीं कर रहे, हमने उसको बिजनेस बना दिया, और जहाँ पे वो बिजनेस बन गया है तो वो मिलावट हो चुकी है। तो इसलिए वो थोड़ा ढोंग भी हो चुका है अब। अच्छा, आपने गोलू देवता के बारे में सुना है? पिछले बार जब हमने पॉडकास्ट किया था तो कुछ कुमाऊं साइड के लोग थे और अलग पौड़ी के लोग थे, वो बोल रहे थे कि हमारे बारे में आपने हमें कवर नहीं किया। कुमाऊं वाले बोल रहे थे आपने हमारे देवता को कवर नहीं किया, आपने सिर्फ पौड़ी पौड़ी की बात करी है हाँ ना। जी, हाँ जी। तो ये गोलू देवता का क्या सीन है? गोलजू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है, और गोलजू देवता बेसिकली कुमाऊं के देवता हैं, पर अब तो खैर पूरा उत्तराखंड पूरा मानता है। उत्तराखंड और मानता जितने है। भी लोग, इवन जो लोग शहरों से, जो देसी लोग, आम भाषा में बोलूँ तो जो देसी लोग हैं जिनका उत्तराखंड से कोई रिलेशन नहीं है, बट जब वो भी वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, तो उनकी भी आस्था बढ़ गई है गोलजू देवता पे। तो वहाँ कहा जाता है बेसिकली कि वो न्याय के देवता हैं, और जब भी आपको कोई कष्ट हो तो आप एक चिट्ठी लिखोगे, और वो चिट्ठी वहाँ पे देवता को दे के आओगे कि ये मेरी अर्जी है, और इस अर्जी को आपने सुनना है। तो वो एक मान्यता है लोगों की, और वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही घंटियाँ चढ़ी होती है। तो वो जो बेसिकली आपने उत्तराखंड के बहुत से मंदिरों में एक चीज़ देखी होगी, जहाँ पे भी आप देखोगे मंदिरों में घंटियाँ चढ़ी है काफ़ी सारी। वो मान्यता ये होती है कि जैसे मैं गया हूँ, मेरी आस्था है, मैंने उनसे कुछ भी बोला है कि भगवान मेरा घर परिवार सुखी रहे, या मैं कुछ भी बिजनेस के लिए गया हूँ कि मुझे इसमें सफलता मिले, तो जब वो इंसान का काम पूरा हो जाता है तो वो फिर जाता है वहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए, और वो घंटी चढ़ा के आते हैं। तो वो जितनी भी घंटी लगी है, इसका मतलब वो सब लोगों के काम पूरे हुए हैं, तभी वो लगी है वहाँ पे। तो ये प्रमाण है, जो कुछ लोग वहाँ पे जाके एक्चुअल में देखेंगे तब समझ आएगा उनको। देवी देवताओं के बारे में काफ़ी बात होगी। अच्छा, उत्तराखंड की कुछ कुरीतियों के बारे में बात करते हैं। मैं खुद ये सब पसंद नहीं करता। आपने देखा होगा, हमने अभी जागरियों की बात की। हाँ जी, हाँ जी। आप देखें कि जागृत देवता बुला सकता है,
जागरी देवता की पुजाई दे सकता है, जागरी सब कुछ कर सकता है। जागरी छोटी कास्ट का माना जाता है कि छोटी कास्ट के जो लोग होते हैं ढोल दमोह बजाने हाँ जी, वाले, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो उत्तराखंड में अलग अलग नामों से मतलब जाना जाता है, जैसे कि हर कास्ट सिस्टम होती है, राजपूत होता है, कुछ हरिजन होते हैं, हाँ उससे जी, हाँ नीचे जी, के हाँ लोग जी। होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो छोटी कास्ट जिनको बेसिकली लोग बोलते हैं, उनके हाथ का लोग पानी तक नहीं पीते हैं, ठीक है। और उनको अपने मतलब मैं एक शादी में गया था, मैं एक किस्सा आपको मैं बताऊंगा। मैं एक शादी में गया था अपने किसी कज़न की, तो वहाँ पे मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा कि कुछ लोग आए, मतलब थोड़े गरीब टाइप के लोग दिख रहे थे वो, और उनको गांव की जो सरहद है बेसिकली, हाँ जी। जहाँ से वो गांव खत्म हो रहा है बेसिकली, वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि खेत होते हैं, आपको पता है उत्तराखंड के गांव छोटे छोटे होते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। मान लो कि 200 मीटर में ही गांव खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ तो जी। उनको 100 मीटर दूर बिठाया गया है बारात से, तो उनको लास्ट में बिठा रखा है सबसे, और उनको अलग से ही वहाँ पे जो है खाना खुना दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव हो रहा है खाने में, खाना वही सब दिया जा रहा है, बट उनको बहुत दूर बिठाया जा रहा है। तो मैंने उनको बोला कि यार यहाँ पे बारात के साथ इनको खाना क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ये छोटी जात के हैं, बोला तो इनको मतलब अलग रखा जाता है, इनके हाथ का पानी नहीं पिया जाता। और ऐसी ऐसी धारणाएं, ऐसी कुरीतियां जो उत्तराखंड के अंदर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ उत्तराखंड में ही है, मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये अभी चल रहा है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, इवन बिल्कुल। पंजाब में भी बहुत है, हुँ। हिमाचल में बहुत है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इसके ऊपर मैं सबसे पहला जो शब्द बोलूँगा वो ये है कि ये एक मानसिक बीमारी है, और ये मानसिक बीमारी हमें उत्तराखंड में जाते ही हो जाती है, क्योंकि अ, बहुत से लोग इस चीज़ को भी समझना और रिलेट करोगे आप इससे, आई एम श्योर, कि जैसे ही हम उत्तराखंड से बाहर आते हैं, तो अगर आज हमारे पास अच्छा पैसा है, हमने कोई मेड रखा है घर में, ठीक है, कोई महिला है जो खाना बना रही है, तो क्या हम उसकी जाति देख रहे हैं? और ज़्यादातर जो हम देखें तो जो निम्न जाति के लोग होते हैं वही ये काम कर रहे होते हैं ना, बेसिकली। तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं देखते कि उसकी जाति क्या है, तब हम उसके हाथ से खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। हम आज होटल में चले जाए किसी खाना खाने, तो आपको पता है उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा युवा है वो होटल इंडस्ट्री में जा रहे हैं या फौज में जा रहे हैं, दो ही जगह है हमारी, ठीक है। तो होटल इंडस्ट्री में जो जा रहा है, अब होटल में क्या उसकी वो जाति पूछ के कुक रखा जा रहा है? उसमें वो निम्न जाति का भी होगा। आज मैं अगर भेदभाव कर रहा हूँ, मैं किसी होटल में जाके खाना खा रहा हूँ, उस होटल में हो सकता है कोई उत्तराखंड का, कोई कुमाऊँ का, गढ़वाल का कोई कुक है, और वो छोटी जाति का है, चाहे जैसे कहते हैं ना ओजी, लोहार, ये शब्द ऐसे काफ़ी फेमस हैं। तो अगर वो उस जाति का है और वो खाना बना रहा है, तब तो मैं वहाँ पे खा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उत्तराखंड पहुँचता हूँ, तो वो मानसिक बीमारी मेरे अंदर आ जाती है। तब हम वहाँ पे देखते हैं हम छुआ-छूत हो रहा है। इवन आपने बहुत अच्छी चीज़ कही है कि एक जो ओजी है, जो ढोल दमोह बजाते हैं, वो देवता को बुला सकते हैं। देवता उनके कहने पे आ रहे हैं, लेकिन जब पूजा हो रही है तो उनको खाना अलग दिया जा रहा है, सब कुछ अलग दिया जा रहा है। तो जो इंसान देवता को बुला सकता है वो तो अपने आप में फिर बहुत मतलब पूजनीय हुआ ना। हम्म। सबसे पहले हमें उस इंसान को पूजना चाहिए, उसकी कला को पूजना चाहिए जो देवता को बुला रहा है। आज मैं या कोई और हम यहाँ पे बैठ के देवता को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देवता को जब बुलाना है, पुजाई करनी है, तब ढोल दमोह के लिए हम उनको बुला रहे हैं, लेकिन जब खाना देना होता है या कुछ भी होता है तब हम छुआ-छूत में बिलीव करते हैं। तो ये एक मानसिक बीमारी है, और ये मानसिक बीमारी का दूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बेड़ी है। जब तक ये मानसिक बीमारी दूर नहीं होगी तब तक उत्तराखंड का विकास भी काफ़ी हद तक पीछे ही रहेगा। लोग खुद में ही टूट रहे हैं, उत्तराखंडी आपस में ही टूट रहे हैं। वो नेगी जी हैं, ये हाँ जी, नौटियाल हाँ जी जी। हैं, ये मिश्रा जी हैं, ये कोई बिल्कुल। और हैं, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि मैंने काफ़ी, क्योंकि जो हमारे इतिहासकार रहे हैं उनकी बुक्स में भी ये मेंशन है। जो ये जातियाँ हैं, उत्तराखंड बेसिकली क्या है कि उत्तराखंड का ओरिजिन जो है ना, ओरिजिन जो वहाँ पे बेसिकली कहें कि ये उत्तराखंडी है, तो वो अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं है कि कौन है। वैसे आप देखोगे तो सब माइग्रेट करके आए हैं उत्तराखंड में। कोई राजस्थान से आया है, कोई वेस्ट बंगाल से आया है, कोई आपका तिब्बत से आए हैं। जैसे आप जौनसार भाबर में आपने एक गाना सुना होगा कि 6 महीना हर्षिल, 6 महीना भटवाली नौनियाल दी भटवाड़ी जाडूबी। इन्होंने जाड़ू के, हाँ जी, हाँ जी, तो वो गाना है। तो उसका मतलब क्या है कि वो जो मौसम है उसकी वजह से वो माइग्रेट करते रहते हैं, तो उनको भोटिया जाति कहा जाता है, और भोटिया प्रसिद्ध है तिब्बती, तो वो तिब्बत के बॉर्डर के साथ में है, तो वो माइग्रेट होके आए हैं उत्तराखंड में। तो जो ये नेगी है, या हम बोले ये उपाधि थी,
ये जात नहीं थी। ये बेसिकली क्या होता था कि जैसे कोई जब राजाओं की राजशाही थी, तो उसमें जब कोई सेनापति हुआ, तो उसको कोई राजपूत दे दिया नाम, पंवार दे दिया, नेगी दे दिया, ऐसे-ऐसे टर्म्स दी थी। ये जाति नहीं थी, ये उपनाम थे। लेकिन बाद में ये जातियाँ बन गई, क्योंकि हर किसी ने क्या कहा कि हम श्रेष्ठ हैं। जैसे ब्राह्मण और राजपूत का आप देख लो, तो ब्राह्मण कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं राजपूत के हाथ का भात नहीं खाऊँगा। जैसे हमारे यहाँ पे कहा जाता है जजमान और राजपूत की शादी नहीं होगी, वो भी एक बहुत टॉपिक चलता है हमारा। नहीं मतलब आप रोटी खा सकते हो, आप हाँ, चावल नहीं खा सकते उनका हाथ का है। ये चीज़ है कि हम चावल नहीं खा सकते, रोटी खा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब एक कुरीतियाँ बनी अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। कुछ जैसे कहीं से कोई छोटी-मोटी चीज़ हुई, उन्होंने सोचा कि अच्छा ये चीज़ है, इसको हम इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारी जो जात है स्पेसिफ़िक वो श्रेष्ठ बन जाए, हाँ। हम सबसे ऊपर हों। तो वो नीचा लोगों को दबाने के लिए ये जातवाद जो हुआ है, इस वजह से भी हम टूटे हैं काफ़ी। मुझे लगता है कि अब किसी हद तक थोड़ा संभल रहा है, सुधर रहा है। जो लोग उत्तराखंड से बाहर आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी है वो इस चीज़ में बिलीव नहीं कर रही है। बट हमारे जो अभी थोड़े एंसेस्टर्स बाकी हैं, जो हाँ जी, हाँ जी। दादा-दादी, नाना-नानी वाला वो जो है ना, उनमें थोड़ा-सा अभी भी मुझे लगता है कि वो है जात-पात वाला मामला। बिल्कुल, यंगस्टर्स की इसके लिए काबिले तारीफ़ है कि जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर हमारा अब वो चीज़ें नहीं सोचता है। आज कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी बड़ी जात का है, उसके दोस्त छोटी जात के भी हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं साथ में बैठ के। खा रहे हैं आराम से। हो सकता है कि उनके घर वाले टोकते हों कि हाँ, अरे तू उसके घर क्यों जा रहा है, फलाने के घर क्यों जा रहा है। और ये मैंने चीज़ देखी है ये। हाँ। मैं आपको इसका एक किस्सा बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा किस्सा है। तो बेसिकली मैं पौड़ी से हूँ, तो हमारे वहाँ पे कालेश्वर में एक आईटीआई था। हुँ। तो मैं अपने चार धाम के लिए निकला एक्टिवा से यात्रा पे। तो जब मैं चार धाम यात्रा से मैं वहाँ पहुँचा, तो मुझे आईटीआई जिनका था उन्होंने कहा कि आप हमारे थोड़ा आईटीआई का प्रचार कर दीजिए, हम आपको थोड़ा पैसा दे देंगे। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो पौड़ी ज़िले का ही एक गाँव है, गाँव का नाम नहीं बताऊँगा मैं, तो वहाँ मैं गया और एक लेडीज़ थे। तो जैसे 10th और +2 पास आउट जो बच्चे थे, हम उनके पास जाके उनको समझा रहे थे कि आगे आपने अगर कुछ क्या करना है, अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप आईटीआई भी कर सकते हो। तो उसके बेसिकली जब हम गए गाँव में और वहाँ पे वो जो मैडम थे, तो हमने उनसे बात करी कि मुबारक हो आपके बच्चे पास हुए हैं। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए। उन्होंने हमें चाय पूछा, पानी पूछा, सब कुछ। लेकिन मैंने देखा वहाँ पे ना 3-4 थे वो बच्चे। तो एक बड़ी जाति के थे और कुछ छोटी जाति के थे। जिनके हम घर गए वो बेटी के, जो मतलब वो बड़ी जाति के थे वो लड़की के। तो हम उनके घर में बैठे चाय पानी पी रहे हैं, तो हमने बोला कि आप एक काम करो, आपके जितने भी क्लासमेट हैं उनको यहीं बुला लो, एक साथ ही हम सबको बता देंगे, टाइम हमारा बच जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी। पर उनकी माँ ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने कहा कि नहीं वो छोटी जात के हैं, हम उनको बुलाते नहीं हैं। फिर उन्होंने हमारे रिगार्ड के लिए क्या करा कि चलो कोई बात नहीं, बुला लो, यहीं पे बैठ जाएगा। तो वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा। तो एक टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको बोलूँ कि नहीं आप रहने दीजिए, हम वहीं जाके बात कर लेंगे। क्योंकि ये जो जातवाद है, आप किसी बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आपका जैसे बच्चा है वैसे ही वो भी है। जब हम पैदा होते हैं तो हम कोई जाति लेके पैदा नहीं होते। कोई हुँ। कोई बता सकता है, कोई अगर 3-4 बच्चे हैं और वो अगर अभी नवजात बच्चे जो पैदा हुए हैं, तो उनको देख के कौन बता सकता है ये किस जाति का है? तो ये जो टैग दे दिया जाता है, वो बहुत गलत है। उससे उस हुँ। बच्चे की मानसिकता पे बहुत असर पड़ता है। अच्छा आप फ़िल्म इंडस्ट्री से हैं, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? तो आप जो उत्तराखंड का म्यूज़िक इंडस्ट्री है, उसके बारे में भी आप काफ़ी नॉलेज रखते होंगे। आपने पांडवास का नाम सुना होगा अभी। हाँ जी, हाँ जी। पांडवास काफ़ी अच्छा रोल निभा रहा है, मैंने देखा काफ़ी मतलब उसने टाइम मशीन एक गाना बिल्कुल। बनाया था, हाँ जी, हाँ जी। वो पलायन के ऊपर ही था हाँ जी, बेसिकली, हाँ है जी, ना? हाँ जी। तो बड़ा ही प्यारा गाना टाइम मशीन और काफ़ी लोगों ने बाहर के लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। बिल्कुल। उसके अंदर एक कहानी थी कि एक दिल्ली में जॉब करता हुआ लड़का वापस आता है गाँव हाँ में, जी, हाँ देखता जी। है कि कुछ भी नहीं है, है ना? हुँ, फूलदेई के ऊपर बेसिकली वो फूल दही गाना था, का। एक फेस्टिवल जो हाँ जी, मनाया हाँ जाता जी। है उत्तराखंड के अंदर। अभी उन्होंने एक गाना और किया है, बहुत ही फ़ेमस हो रहा है, धुइयाल, हाँ जी, धुयाल। वो जीतू बगड़वाल जी के ऊपर। हाँ जी, उसके हाँ जी। बारे में बताओ कुछ थोड़ा-सा? जीतू बगड़वाल की एक स्टोरी है, तो उसकी स्टोरी के बारे अगर आप सुनना चाहो तो? जी, हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी एक स्टोरी का ज़िक्र हुआ था, थोड़ा-सा इश्यू हो गया था उस पे क्रिएट, तो आपने शायद देखा भी होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जीतू बगड़वाल का काफ़ी फ़ेमस रोल रहता है मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसीलिए वो गाना उनके ऊपर बनाया गया है। तो वही एक जो लोक कथा है और जो स्टोरी है, तो वो गाना मतलब बेसिकली वो स्टोरी
कुछ ऐसी है। जीतू बगड़वाल एक ना बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे। तो जब हमारे यहाँ पे क्या होता था, रोपाई होती थी धान की, तो उस समय पंचांग निकाला जाता था पंडित के पास जाके। तो जब उनके भाई गए, उन्होंने जाके वहाँ पे पंचांग निकाला, तो उन्होंने कहा कि आपके लिए शुभ मुहूर्त नहीं है, लेकिन जो ये आपकी बहन है, उनकी एक बहन थी, वो विवाहित थी, दूसरे गांव में थे वो, तो उनका नाम आ रहा है, तो आप उनको लेके आए, उनके हाथ से रुपाई कराएं। तो जीतू बगड़वाल जी को जब पता चलता है, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, तो मैं जाऊंगा वहाँ पर। और वो खुश इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी वहाँ पे एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भरूणा। तो वो उसी गांव में थे। तो एक्साइटमेंट होती है उनको कि चलो मैं जाऊंगा वहाँ, उससे मिलूंगा। तो वो जब जाते हैं वहाँ पे, तो वो एक कहते हैं ना, बांसुरी वादक थे बहुत अच्छे, नौसुरी बांसुरी उसको बोलते हैं। तो वो गए और वहाँ पे खैट पर्वत कहा जाता है, टिहरी में पड़ता है, ये बहुत फेमस है आचरियों को लेके, उसकी हम्म। कहानियाँ बहुत है। तो वो गए खैट पर्वत में, वहाँ पे वो थके हुए थे, उन्होंने एक वृक्ष देखा, उसके नीचे बैठ गए और अपनी वो बांसुरी से मधुर संगीत वो कर रहे थे। और इतने में क्या हुआ कि नौ देवी आचरी बोला जाता है, तो वो आती है। तो जब वो आती है तो आचरियाँ बोलती है कि भाई, मतलब आचरियाँ क्या करती है कि जो भी सुंदर चीज़ होती है उसे वो अपने साथ ले जाती है, कि ये मतलब मैला ना हो। संसार में तो कोई भी चीज़ आई है वो मैली होती है, तो वो जो भी सुंदर चीज़ें होती है वो अपने साथ ले जाती है। तो जीतू बगड़वाल जब देखते हैं कि यार नौ देवी आँचरी है सामने, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तुम बहुत पसंद आए हो, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो वो बोलते हैं उनको कि नहीं, मेरा परिवार संकट में है, हमारे यहाँ पे रुपाई होनी है और मुझे उनका पालन पोषण का भी देखना है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब मैं अपनी बहन को वहाँ ले जाऊँगा, अपने गाँव रुपाई हो जाएगी, उसके बाद मैं खुद आ जाऊँगा। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो वो चले जाते हैं अपने गाँव। जब वो अपने गाँव जाते हैं, मतलब बहन के गाँव जाते हैं, और बहन के गाँव से फिर वो बहन को लेके अपने गाँव आ जाते हैं। तो उसके बाद रुपाई का दिन आ जाते हैं। तो रुपाई करते हैं, तो उनके ध्यान में इतनी नहीं रहती वो चीज़, वो भूल जाते हैं कि चलो निकल गई ऐसी बात। तो कहा जाता है कि जो जीतू बगड़वाल जिस खेत में रुपाई कर रहे थे, बल्द बोलते हैं ना, बैल के साथ में वो हम्म। हल चलाते हैं जो, तो ये कहा जाता है बेसिकली कि उस दिन वो उसी धरती के अंदर समा गए थे। अच्छा। तो ये भी एक स्टोरी है। और ये स्टोरी अब पौराणिक स्टोरी है, और काफ़ी लोग बोलते हैं इसके ऊपर गाना भी बना है। एक डिफरेंट स्टोरी वो भी चलती है वैसे, कि वो दरबारी थे और वहाँ पे महल में उनका आना जाना था। तो कहा जाता है कि जो वहाँ पे रानियाँ थी, तो कुछ रानियों के साथ उनका प्रेम प्रसंग हुआ, और उसके बाद राजा को पता चल गया, तो फिर राजा ने उनको, मतलब अपने सैनिकों के द्वारा उनकी हत्या करवा दी थी। ये एक स्टोरी चलती है। बट जो बेसिकली अगर हम गाने के थ्रू भी देखें, तो वो जो स्टोरी है, वो जो हल वाली है कि वो ज़मीन में समा गए थे, वो ज़्यादा प्रचलित स्टोरी है। प्रचलित स्टोरी है। पांडवास का बहुत बड़ा रोल है मुझे लगता है इस वक्त में, कि जो अपने गानों के, अपने कला के माध्यम से उत्तराखंड को मतलब लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। क्योंकि मैंने सच बताऊं तो मैंने कसम से, मैंने बहुत टाइम से उत्तराखंड का कोई भी गाना, गढ़वाली गाना नहीं सुना था। हाँ जी, हाँ जी। मैं सिर्फ सुनता हूं तो पांडवास को ही सुनता हूं। मुझे, क्योंकि पांडवास बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारा काम कर रहा है पांडवास, हाँ जी, हाँ जी। है ना? पांडवास आज की डेट में जो उत्तराखंड की अगर हम कहें लोक संस्कृति को आगे लेके जा रहा है, तो वो पांडवास है। हम्म। और पांडवास के जो गाने हैं, म्यूज़िक है, म्यूज़िक में क्या है ना कि आज क्या हो गया है, अगर हम पहले के म्यूज़िक देखें, जैसे नेगी जी हैं, नेगी जी का जो आप म्यूज़िक देखोगे, तो वो सिर्फ वो म्यूज़िक नहीं है कि आज आप वो सिर्फ हल्ला नहीं है, शोर नहीं है, उसमें इमोशन है, भावनाएं हैं। चाहे वो पलायन से हो, चाहे वो कोई लव सॉन्ग हो, चाहे हम्म। वो हमारे उत्तराखंड के बारे में हो, जो भी खूबसूरती का वर्णन करते हैं वो उनके गानों में हर एक इमोशन को छलकाता है। आज भी अगर आप कोई पलायन का उनका गाना सुन लोगे ना आराम से बैठ के, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज भी अगर आप कोई उनका प्रेम गीत सुन लोगे, तो अगर आपकी कोई पहले कोई प्रेम प्रसंग रहा हो किसी के साथ, तो आपको उसकी याद आ जाएगी क्या। तो जो आज के सिंगर्स हैं, आज के सिंगर्स क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि अच्छा मेरा ये वाला गाना चल गया, क्योंकि आप सब पार्टी लवर हो गए हैं, सबको हम्म। डीजे वाले गाने चाहिए। ठीक है, ये गाना चल गया, तो इससे और हल्ले वाला गाना, उसमें इमोशन नहीं है। लेकिन जैसे ही पांडवास आया, जैसे ही पांडवास की एंट्री हुई फिल्म में, तो पांडवास क्या करता है, पांडवास फिर से वही म्यूजिक, वही बातें, वही इमोशन को रिक्रिएट कर गया।
चाहे उसका आपने जैसे टाइम मशीन का ज़िक्र किया, आज भी टाइम मशीन का गाना जब सुनते हैं बहुत से लोग कमेंट में बताएँगे कितने लोगों के आँखों से आँसू आ जाते हैं, बहुत बिल्कुल। लोगों के। जब मैंने भी सुना था तो मेरी भी आँखें छलक गई थी वो देख के ना, क्योंकि वो जो स्टोरी देखी थी वो स्टोरी एक दर्द है और वो दर्द का पूरा इमोशन है उस म्यूज़िक में, उस एक-एक वर्ड में। तो वो काम कर रहा है पांडवास। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा पांडवास को, भाई ऑल द बेस्ट, है ना? सच बिल्कुल, में बिल्कुल। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं बंदे। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है और आने वाले टाइम पे जो उत्तराखंड को अलग पहचान दिलाएगा, वो पांडवास ही दिलाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। अच्छा, काफ़ी लंबा हो गया, है ना? इसको वाइंड अप करते हैं। क्या मैसेज है उत्तराखंड वालों के लिए भाई? उत्तराखंड वालों के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि सबसे पहले हम बातें तो बहुत करते हैं उत्तराखंड को लेके, उत्तराखंड की संस्कृति को लेके हमसे जितनी मर्जी बातें करवा लो, पर रियल लाइफ में जब हमें कुछ करना होता है तो हम फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे आज अगर हमारे कुछ भी उत्तराखंड से रिलेटेड मूल निवास भू कानून या कोई भी अंकिता भंडारी से रिलेटेड बात हो या हमारे सिनेमा को लेके बात हो, तो हम हमेशा पीछे ही दिखेंगे, हम कभी आगे नहीं आते हैं। यूथ है जो हमारा, यूथ को आवाज़ बनना है उत्तराखंड की, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दे हो, तो उस पे बोलना सीखो, अपनी आवाज़ को आगे लाओगे तभी सरकार सुनेगी, वरना सरकार अपना जो चल रहा है वो वैसा ही चलता रहेगा। उसके लिए तो वोट बैंक है, उसके लिए तो वो गद्दी है, गद्दी को वो छोड़ना चाहेगी नहीं। तो जो हमारा यूथ है, यूथ भ्रमित होता जा रहा है। तो यूथ के लिए हमारा यही मैसेज है कि अपने उत्तराखंड के लिए जागो, आवाज़ उठाओ। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। फरवरी में अभी जैसे मेरी शादी है, हम चंडीगढ़ में रहते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो उत्तराखंड की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब शादी करनी होती है, कुछ भी करना होता है तो वो शहरों में कर रहे हैं। आप उत्तराखंड में जाके शादी क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बार कहा था कि उत्तराखंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ-साथ वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाओ, कि वहाँ पे जाके आप अच्छे-अच्छे व्यूज़ हैं। तो जब बाहर के लोगों को वो कह रहे हैं कि जाके वहाँ पे वेडिंग्स करो आप, उससे क्या होगा? एक तो आपका रोज़गार जनरेट होगा वहाँ के लोगों के लिए। लेकिन वो हम लोगों के लिए क्यों नहीं है वो? हम तो उत्तराखंडी है ना। हम यहाँ पे, हमारी क्या मजबूरी है कि हम यहाँ पे शादी कर रहे हैं? हम भी तो उत्तराखंड में जाके शादी कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में जाओ, अपने पितरों की भूमि में जाओ, वहाँ शादी करो। वहाँ से क्या होगा कि आपके आसपास गांव में वहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। और जब ये पहल शुरू हो जाएगी ना, तो बहुत इससे भी चांसेस है रिवर्स प्लायन होने के, क्योंकि जब लोगों को दिखेगा अपॉर्चुनिटी है, तो फिर लोग क्या करेंगे, जो वहाँ पे काफ़ी कुछ, अब शादी होती है तो बहुत सी मार्केट आपको पता है कैसे चलती हुँ। है, चाहे वो कॉस्मेटिक से लेके, कपड़ों से लेके, फ़ोटोग्राफ़ी, ए टू जेड कैटरिंग। तो वहाँ पे काम के अपार जब सफलताएँ होगी, काम खुलेंगे वहाँ पे, तो रिवर्स माइग्रेशन भी धीरे-धीरे वहाँ पे होगा इस चीज़ को लेके भी। पर वो हुँ। हम में कमी है ना कि हम सिर्फ़ बातें कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने काफ़ी अच्छा स्टेप उठाने की सोची है, मतलब काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से। हाँ जी, हाँ जी। अगर ये लोग भी करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारी मजबूरी नहीं है, और चीज़ों में हुँ। मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी नहीं है। मेरे घरवालों ने कहा था कि वहाँ पे हमारा कोई नहीं रहता है, हम यहीं रहते हैं, सिर्फ़ घर है, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें कैसे करना है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम बातें ही करते रह जाएँगे ना। भाई काफ़ी मज़ा आ गया पॉडकास्ट में। अगर आपको हाँ, एपिसोड पसंद आया तो भाई कमेंट कर दो और कमेंट में जय उत्तराखंड लिख दो अगर उत्तराखंड से हो। और नहीं भी हो तो भाई देवभूमि उत्तराखंड की जय हो। ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? आप कहीं से भी हैं क्योंकि उत्तराखंड तो देवभूमि ही रहने वाली है। अगर पसंद आया तो भाई लाइक शेयर ज़रूर कर दें। और कौन-कौन कहाँ-कहाँ से देख रहा है उत्तराखंडी भाई अपना, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएँ कि आप कहाँ पे हैं इस वक़्त और आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।